दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। संभल फिर आज एक पुलिसिया कार्रवाई की वजह से पूरी देश दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। जी हां, 24 नवंबर के बाद से पूरे देश में और विदेश में संभल की लगातार चर्चा हो रही है और कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि संभल की घटनाओं की वजह से ही अमेरिका थोड़ा-सा नाराज था और इसी वजह से नरेंद्र मोदी को आज डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया गया। अब आज क्या हुआ संभल में एक सज्जन थे इरफान, 40 साल के करीब उनकी उम्र थी। उनके घर पे पुलिस पहुंचती है। उनकी ताई ने कुछ शिकायत की थी उनके खिलाफ, कुछ स्थानीय चौकी में कुछ कंप्लेंट की थी, कुछ पैसे के लेन-देन का मामला था। 4 लोग आते हैं, जैसा परिवार का दावा है, और इरफान को लेके जाते हैं। परिवार का दावा था कि इरफान का भी 2-3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था और पुलिस उनको लेके जाती है चौकी पे पूछताछ के लिए। वहां उनकी तबीयत खराब होती है और अस्पताल जब पहुंचते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। क्या कहा इरफान के परिवार ने, पहले आप ये सुनिए। क्या क्या नाम है आपका? मोहल्ले की है सर आपके। पति का नाम क्या आपके? इरफान, ये बोले तो भाई मेरा पति है। क्या हुआ था? ये दवाई खा रहे थे कल मुनाशे कर गुट्टे के यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था। बेटे में दवाई खा रहा, 5 जने पहुंच गए। दिखा दो कहाँ है हाँ, रिपोर्ट? किस टाइम आए थे? अभी तो आए 1 घंटा पहले, आधा घंटे कल शाम तो आए हैं। राजशेखर गुप्ता के यहाँ ऑपरेशन कराया था मुरादाबाद में। नाक की हड्डी का अंदर चिपक गई थी, गोश्त अंदर का। आज ही आए यहाँ पर? कल आए, कल शाम दवाई खा रहे थे, एकदम बकने लगे। मैं हाथ जोड़ रही सर, मेरे सवार हाथ के पेशेंट थे। पुलिस क्यों आई थी? क्या क्या वजह थी? और उनकी ताई का कोई मेडल था, मामा बेटों का मेडल था। इन्होंने उन्हें हमारी तैयार सासनी ने बड़ा बना के इनके हाथ से पैसे दिलवा दिए थे। माँ बेटों में दोनों में हो रही हो, लड़के ने बेईमानी कर ली उनके, उनने पैसे न दिए तो इनके पास बुलाई पुलिस के, तूने पैसे दिलवाए तो लेके आ। सुना आपने, इरफान के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की पिटाई से इरफान की जान चली गई। खैर, जैसे ही इरफान की जान जाने की सूचना मिलती है, कई लोगों ने चौकी को घेर लिया। चौकी पे मौजूद सारे पुलिसकर्मी वहां से भाग खड़े। उसके बाद वहां पे सीओ साहब पहुंचते हैं और पुलिस फोर्स पहुंचती है और मामले को ठंडा करने की कोशिश की जाती है। बड़ा बवाल बन जाता है, पूरी जगह खबरें चलने लगती हैं कि पुलिस हिरासत में फिर एक शख्स की मौत हो गई। हाल फिलहाल में देखा जाए तो कई घटनाएं हुई हैं यूपी में, जहां पे पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थिति में लोगों की जान गई है। खैर, ये बवाल बढ़ गया। संभल के सांसद जो समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये एक उन्होंने सीधे सीधे कहा कि पुलिस हिरासत में इरफान की हत्या की गई है। अब ये मामला वायरल हो रहा था तो ये इसमें थोड़ा सा क्या हुआ, एक आप जानते होंगे जबरे रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को, उनकी वो एक पार्टी भी चलाते हैं आजाद अधिकार सेना। उन्होंने इस मामले में एक ट्वीट किया कि भैया इस चूंकि पुलिस हिरासत में मौत हुई है, इस पे एफआईआर की जाए और न्याय पीड़िता को न्याय दिया जाए। इरफान के परिवार के बारे में बता दूं, 40-42 साल उनकी उम्र थी, 5 बच्चे हैं उनके और 5 बच्चे हैं और आज जान चली गई। परिवार का साफ-साफ कहना है कि वो पुलिस पिटाई से उनकी जान गई है। उसके बाद संभल के एसपी साहब ने का बयान पहले सुनिए, फिर मैं बताता हूँ। आज करीबन सुबह 11:30 बजे के आसपास एक सफीक बेगम नाम की महिला, उसने चौकी रायसती पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि उसका बेटा अरकान उसको प्रतिदिन उसके साथ मारपीट करता है। घर में से उसका जो हिस्सा है उसके उसने 6 लाख रुपए उसको इरफान के माध्यम से दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो पैसे वापस लौटा रहा है और ना ही वो व्यक्ति ये घर छोड़ के जा रहा है। ये सफीक बेगम के 3 बच्चे हैं। इनके द्वारा प्रताड़ित होकर ये एप्लीकेशन आज थाना रायसती पर दी गई थी। उसके द्वारा तुरंत पुलिस ने महिला के साथ में मारपीट और इस तरीके के संगीन जो आरोप उसने लगाए थे अपने प्रार्थना पत्र में, इसकी जांच के लिए लेपर्ड को मौके पे भेजा। लेपर्ड द्वारा इरफान नामक व्यक्ति है, जिसको चौकी रायसती पे लाया गया। यहाँ लाने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसको कुछ दवा खानी है, तो पुलिस द्वारा उसको दवा खाने दी। उसके बाद में उसने कुछ चेस्ट पेन की इस तरीके की शिकायत की थी। उसको उसके बेटे द्वारा यहाँ से चौकी से ही अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पे उस व्यक्ति की शायद हृदय गति की रुकने की वजह से
संभवतः उसकी डेथ हो गई है। और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे चौकी पे ले आया गया। पुलिस द्वारा उसके शव को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी मृत्यु के कारण है उनको पोस्टमार्टम के बाद में स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया उनकी हृदय गति रुकने की वजह से ही डेथ हुई है। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा उनको दवा नहीं खाने दी गई, वो आरोप पूर्णतः निराधार है, क्योंकि यहाँ पे चौकी पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। यहाँ बमुश्किल कुछ ही मिनट यहाँ पे ये पिता पुत्र रुके होंगे और चौकी प्रभारी द्वारा स्वयं उनको जो है दवा खाने के लिए दिया गया है। थैंक यू। आपने संभल के एसपी साहब का बयान सुना। एसपी साहब कह रहे हैं कि इरफान को 11:30 बजे पूछताछ के लिए लाया गया था। उसकी तबीयत खराब थी, दरोगा जी ने उसको दवा दी, उसकी तबीयत दवा खाने को दिया। उनका लड़का उनके साथ था और जब वो थाने ले जाया गया तो उनका इरफान का लड़का भी उनके साथ था। उनका ये भी दावा उन्होंने बोला कि जो पुलिस चौकी में सीसीटीवी लगी हुई है, फुटेज है सारी। उसके बाद जब तबीयत नहीं सुधरी दवा खाने के बाद तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पे डॉक्टर उनको बचा नहीं पाए। अब 3-4 सवाल हैं इस घटना के बाद। जैसे अमिताभ ठाकुर जी ने जो रिटायर्ड आईपीएस, उन्होंने ट्वीट किया तो संभल पुलिस ने उनसे बोला कि आप अफवाह फैला रहे हैं, संभल एक संवेदनशील जिला है, आप ट्वीट को डिलीट कीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। इस आरोप के बाद, संभल पुलिस के इस ट्वीट के बाद अमिताभ ठाकुर बहुत नाराज हो गए। उन्होंने तुरंत इस घटना पे डीजीपी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने भी एक वीडियो बयान जारी किया है, क्योंकि उन्होंने पीड़िता से बात की, मतलब इरफान की पत्नी से बात की, उनके बच्चों से बात की, उनकी बात को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके सुनाया भी। और उस चीज से सारे साथियों की परिवार का कहना है कि पुलिस हिरासत में जान ली गई है। उनके परिवार वालों का कहना है कि इरफान को पुलिस वाले आए, घर से पीटते हुए ले गए। ये परिवार का वर्जन है। दूसरी तरफ एसपी साहब कह रहे हैं कि वहां पे सीसीटीवी लगा है और इरफान के साथ उसका बेटा भी था, तबीयत खराब हुई थी, उसको दवा भी दरोगा जी ने खिलाई थी, जो उसकी दवा थी, दवा दी गई थी, फिर तबीयत बिगड़ी तो ले गए अस्पताल। जरा अमिताभ ठाकुर ने इस पूरे मामले पे पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए और जो पीड़िता के बेटे ने एफआईआर दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी है थाने में कि हमारे पिता की जान ली है पुलिस वालों ने, के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, वो सारी चीजें उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर भी की और एक बयान दिया। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज मैंने अत्यंत जिम्मेदार व्यक्तियों की सूचना के आधार पर खड़गपुर थाना नखासा संभल के इरफान की पुलिस हिरासत में मौत के संबंध में एफआईआर दर्ज किए जाने के हेतु सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भेजा। संभल पुलिस ने इस पर कार्रवाई करने की जगह उल्टे मुझे भ्रामक सूचना नहीं फैलाने की बात कहकर तत्काल ट्वीट डिलीट करने और ऐसा नहीं करने पर विधिक कार्रवाई की धमकी दी। मैंने इस संबंध में मृतक के परिजनों से भी बात की और उन्होंने भी इस घटना की पुष्टि की है। इन तथ्यों के मद्देनजर मैंने डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और मुझे सोशल मीडिया पर संभल पुलिस द्वारा गलत धमकी दिए जाने के संबंध में उनसे सार्वजनिक माफी मांगे जाने की बात कही है। आपने अमिताभ ठाकुर की बात सुनी। अगर परिवार ये कह रहा है कि हिरासत में मौत हुई है और एसपी साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई, तो इस मामले में जांच होनी चाहिए। और परिवार कह रहा है तो इरफान के बेटे की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कानूनी मतलब ये इसमें कोई एफआईआर दर्ज हो, जांच हो। और जब एसएसपी साहब कह रहे हैं कि थाने में सीसीटीवी लगा है तो उनको जांच क्या, उनको एफआईआर करने से खुद ही एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए। अब समस्या क्या हुई है कि पूरा प्रकरण, जिस तरह से संभल पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को ट्वीट डिलीट करने को कहा, फिर एक दूसरा मुद्दा बन गया। पूरे देश में अमिताभ ठाकुर ने ये सारी चीजें ट्विटर पे सार्वजनिक कर दी। देश के कई बड़े पत्रकारों ने इस पे बड़ा जबरदस्त रिएक्शन किया। पत्रकार यशवंत सिंह जो भड़ासपारमीडिया.com चलाते हैं, उनका ट्वीट भी लग चुका है। उन्होंने कहा ये तो मतलब कमाल है, पुलिस के ऊपर कोई आरोप लग रहा है, परिवार आरोप लग रहा है, किसी की जान चली जा रही है, तो पुलिस जो है बजाय उन आरोपों की जांच कराने की, जो जांच की मांग कर रहा है, उसको कह रही कि तुम ट्वीट डिलीट करो। क्या उत्तर प्रदेश में कानून का शासन नहीं बल्कि पुलिस राज चल रहा है? और
उसी तरह की भाषा का प्रयोग पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने भी कहा। ये पूरा अब हुआ क्या कि पिछले अगर 2-3 महीनों में देखें तो तीसरी या चौथी मौत है पुलिस हिरासत में। 2 मौतें तो लखनऊ में हुई थी और ये संभल की घटना है। और भी कई घटनाएं हैं। अभी मैं बता दूं, आज से 2 साल पहले कानपुर देहात में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उसमें बड़ा बवाल हुआ। बाद में एफआईआर हुई, जांच हुई और उस इलाके के जो एसओ थे और चौकी इंचार्ज दोनों को कोर्ट ने दोषी माना और 5-5 साल की सजा हुई है। तो ये पूरा प्रकरण और जिस तरह से और अमिताभ ठाकुर से मेरी बातचीत हुई, वो आरोप लगा रहे थे कि जो अभी जो डीजीपी साहब है प्रशांत कुमार, ये जब से डीजीपी बने हैं इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस के अंदर कानून का कोई भय ही नहीं रह गया। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके ऊपर किसी ने जैसा कोई प्रार्थना पत्र दिया था इरफान के खिलाफ उनकी ताई जी ने, तो आप उनका पूछताछ करते, उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करते। और अभी तक चूंकि ये घटना दिन की, अभी तक पुलिस ने अब किन वजहों से वो सीसीटीवी क्यों नहीं फुटेज सार्वजनिक कर दिया होता। सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन तमाम हिरासत में लगातार मौतें हो रही हैं और यूपी पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी तरह से देखिए, हाल में जब एनकाउंटर्स हुए थे तो एनकाउंटर्स पे भी काफी सवाल उठे थे और आपको याद होगा कि एक मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था सुल्तानपुर में। उस मामले में मामला कोर्ट तक चला गया है। तो कई जगह उत्तर प्रदेश पुलिस पे आरोप लग रहे हैं कि वो फर्जी एनकाउंटर कर रही है और हिरासत में मौतें भी बढ़ती जा रही है। इससे उत्तर प्रदेश की पुलिस की छवि खराब होती जा रही है। और दूसरा, संभल का चूंकि मामला है, संभल बहुत सेंसिटिव जोन बन गया है और संभल की इस घटना के बाद फिर अब चर्चा हो रही है कि पुलिस ने क्या, अब सवाल बड़े स्वाभाविक से हैं क्योंकि इरफान का अभी तक जो मीडिया में जो खबरें आई हैं उससे पता चल रहा है कि इरफान का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। तो अगर किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेन की तो स्वाभाविक से बात है कि अगर आप पुलिस में किसी के खिलाफ नामजद कंप्लेन होगी तो पुलिस तो उसको ले जाएगी, पूछताछ करेगी। लेकिन चूंकि घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ और एसएसपी साहब का बयान आपने सुना ही, वो कह रहे वहां सीसीटीवी लगा है, तो सीसीटीवी फुटेज उनको सार्वजनिक कर देना चाहिए। अब इस मौत के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस फिर विवादों में घिर गई है और योगी जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ कल महाकुंभ में आपको पता होगा कि आग लग गई थी, गीता प्रेस के 180 टेंट जल गए थे और आसपास के टेंट जल गए थे। उसमें पुलिस ने कहा, प्रशासन माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री का माफ कीजिएगा, एक प्रशासन की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है, उसमें बताया गया कि आग जो है गीता प्रेस के टेंटों में ही खाना बनाते वक्त वो गैस सिलेंडर से लीक होने की वजह से लगी है। लेकिन गीता प्रेस के ट्रस्टी खेमका जी ने अभी चौंका दिया, मीडिया में बयान दिया है, एक चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आग हमारे टेंट में नहीं लगी है और ये जो प्रेस रिलीज है मुख्यमंत्री कार्यालय से आई है और ये गलत है। तो एक तरफ तो ये, उसके बाद फिर आज एक 24 घंटे के अंदर दूसरी बार महाकुंभ में आग लग गई थी। बस प्रभु की कृपा ये थी कि सही समय पे वहां पे घटना जो है वो फायर ब्रिगेड के लोग पहुंच गए और दोबारा आग पे काबू पा लिया गया। 2 दिन में कल की घटना तो बड़ी थी, आज उतने बड़े स्केल पे नहीं पहुंची थी, तब तक फायर ब्रिगेड ने उसको काबू पा लिया। और इसके अलावा एक और घटना है झांसी की, जहां पे कि पुलिस के एक दरोगा और सिपाही के बीच में एसएसपी ऑफिस के सामने मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, वो वीडियो लगातार वायरल है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामों की वजह से योगी सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। और एक तरफ जहां कुंभ के जरिए योगी जी ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो ऐतिहासिक महाकुंभ का आयोजन करा रहे हैं, उसका खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वहां जो घटनाएं पिछले 2 दिनों में हुई, कल तो बड़ी आग थी, वहां 200 के करीब टेंट जले और आज छोटी सी आग थी, उस पर काबू पा लिया गया। बड़ा शुक्र यह था कि कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हिरासत में संभल में हुई मौत के बाद फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। देखना इसमें यह है कि जो मृतक है इरफान, उसके बेटे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होती है या नहीं होती है। और देश इन सब हरकतों की वजह से उत्तर प्रदेश की छवि न सिर्फ भारत में
बल्कि भारत के बाहर भी खराब हो रही है। और योगी जी चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छा निवेश आए और अच्छा विकास हो, लेकिन पुलिस की पहले तमाम बार पुलिस के ऊपर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगते हैं, हिरासत में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो परिस्थितियां योगी के लिए अनुकूल नहीं है। फिलहाल देखते हैं कि संभल की इस मामले में कब और कैसे इरफान के परिजनों को न्याय मिलता है। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर, अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, कोई कमी होगी तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। चैनल को देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।